क्लास 6 आज हम सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ भोजन संग्रह से उत्पादन तक के आधे बाकी बचे पाठ से आगे को पढ़ेंगे। स्थायी जीवन की और स्थायी यानी कि एक जगह पर जो हमेशा के लिए रहते हैं। पुरातत्वविद यानी कि जो पुराने वस्तुओं के विद्वान होते हैं उनको कुछ पुरा स्थलों पर यानी प्राचीन स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्दवास कहा जाता था। तो उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। तो पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन जो प्राचीन जो पाषाण युग था उसके उपकरणों से उनके औजारों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग या नए पाषाण युग का माना गया। इनमें भी औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो हज़ारों साल बाद भी देखो ओखली और मूसल का प्रयोग अभी भी होता है। उसी तरह प्राचीन जो प्रस्तर युगीन यानी जो पाषाण युग के औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। तो कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो कुछ दिए हैं, देखिए पत्थरों को दिया है कि किस तरह से ये बनाए जाते थे। तो ये थोड़े अलग हैं। तो नव पाषाण युग के जो पुरा स्थल से उनसे कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और कभी कभी इन पर अलंकरण यानी कि सजावट भी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए ये किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, तो इनके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे और इसके लिए कपास जिससे रुई बनती हो आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो ये बर्तन दिखाया गया है, इसमें लोग हो सकता है अनाज रखते हों। तो फिर ये जो परिवर्तन थे हर जगह एक साथ ही आ गए उनके, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हज़ारों सालों के दरमियान यानी बीच में धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो मौसम के अनुसार जैसे अनाज उगते होंगे, फल उगते होंगे। अन्य रीति रिवाज पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में नहीं बता सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। अब कुछ जनजातियाँ होती हैं, देखिए तो प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर उस जनजाति का निर्माण करते हैं। इनके सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। और जो महिलाएं होती हैं खेती का सारा काम करती हैं, जिसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने और उस फसल काटने तक का काम शामिल होता है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि पौधों और फसलों को नुकसान न हो। महिलाएं फसल अनाज कूटती पीसती हैं और पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं। और जबकि जो बच्चे होते हैं वो छोटे झुंडों को चराते हैं। जानवरों की सफाई, दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं और दोनों मिलकर बर्तन बनाना, टोकरियाँ बुनना, औजारों झोपड़े बनाने का काम भी करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनका एक काम होता है। और कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा, फिर पुरोहित हो सकते हैं। जो वयस्क महिलाएं, बड़ी महिलाएं होती हैं, उनको भी ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। और जनजातियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं बहुत समृद्ध होती हैं, विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषा, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी भी शामिल है और उनके अपने देवी देवता होते हैं। ये भी कहा जाता है कि जनजातियाँ जो हैं उस इलाके की मूल जातियाँ होती हैं, यानी कि वहाँ के मूल निवासी होते हैं। ज़मीन, जंगल, घास के मैदान और पानी पूरे कुनबे यानी कि पूरे जो उनकी पूरा समुदाय है उसकी संपत्ति मानी जाती है और जिसका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। अमीर और गरीब के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। तो अब आप देखेंगे मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु।
अब देखिए दिखाया है यहाँ पे गांव की मुख्य विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। और आप सभी को पता ही है गांव जो है वो शहरों के लिए अनाज, भोजन, दूध, फल वगैरह की उत्पादन करते हैं और शहरों को गांव से ही ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो मेहरगढ़ जो है वो एक स्थान है। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है और ये संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तर से उस पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियाँ मिली, जिनमें हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवर की हड्डियाँ और उसके बाद के इस तरह से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, यानी अनाज रखा जाता होगा। अब यहाँ पर बताया देखिए पहले और बाद के स्तर। तो किसी जगह की जब पुरातात्विक खुदाई करते हैं तो वो कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के होंगे। तो जैसे ये दिखाया है 1 2 3 4, तो सबसे पहले ये हिस्सा होगा, फिर उसके ऊपर ऊपर की मिट्टी आई होगी, तो इस तरह से वो बनते हैं। तो मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया, जो चौथा स्तर है। और आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। तो टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इस कारण से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है, फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। तो ये सबसे पुराना है, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर दूसरा और पहला जो है वो सबसे नया है। इसके बाद देखिए मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की ये आस्था है, ये श्रद्धा है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया, संभवतः इसे परलोक में मृतक खाने के लिए रखा गया होगा। तो इस तरह से ये चित्र बनाए जाते थे और इस तरह से वहाँ पर रखा गया है। अभी देखिए दाऊजली हेडिंग। तो दाऊजली हेडिंग जो है ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है, संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई के औजार और बर्तन भी मिले हैं। अभी अन्यत्र कॉलम दिखाया देखिए, अन्यत्र यानी कि किसी और जगह। तो एटलस में तुर्की ढूंढो कहता है। तुर्की एक देश है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर और लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो किस तरह से वो इतना लंबा व्यापार करते होंगे, ये भी एक सोचनीय बात है ना, कि किस तरह से लोग अपना फिर भी उस टाइम में व्यापार करते थे।